जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि धर्म बड़ी चीज है पर उससे बड़ी प्राण है। मैं कहना चाहूंगा आस्था बहुत बड़ी चीज है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीजें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से पूरी जनता का आह्वान करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये जो आप निर्णय जो बात आज आप कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लेट हो गए। 800 साढ़े 800 केस पर डे आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनय पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है और न ही उतना वो भयावह है, न ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनय पूर्वक बात कहूंगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं। मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं। खुद आकर हमारे सारे सन्यासी कह रहे हैं हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम है, हम कुछ चीजें प्रतीकात्मक करेंगे। इसलिए भावुक भक्तों से मेरा आग्रह है कि वो कम संख्या में देखिए, जूना अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि आप नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें प्रतीकात्मक की। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि वो कुंभ मेला की समाप्ति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं। तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। 2-2 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो गई। आचार्य जी, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब सामूहिक स्नान होता है तो पानी में वायरस बहुत तेजी से विचरण करता है, बहुत कॉन्टीजियस है, नमी में भी करता है। देखिए, मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूंगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसकी मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, जैसी परिस्थितियां हैं अभी, तो क्या इस परिस्थिति में कुंभ का समापन होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए? अगर देखिए, हम ये कोई जो हमारे अब एक प्रकार से कुंभ धीरे धीरे शिथिलता की ओर है। आप जानते हैं कि लगभग कुंभ की सारे स्नान हो चुके हैं, एक स्नान को छोड़कर। उसमें प्राय बैरागी ही जाते रहे, अन्य जितने भी अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक कुंभों का ये इतिहास है, जो अब तक का इतिहास रहा है, वो इतिहास ये रहा है कि वो केवल प्रतीकात्मक जाते रहे। तो हम आने वाले स्नान का भी सम्मान करना चाहते हैं। हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके भी स्नान जो बचे प्रतीकात्मक। जी, देखिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको
अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीजों को शिथिल रखना चाहिए, लेकिन उनके स्नान की बाधा नहीं आए। नहीं, मैं शिथिल का अर्थ कहने का ये है कि देखिए उस तरह का स्ट्रेन तब नहीं था जो स्ट्रेन आज है, उस तरह की आक्रामकता, उस तरह की प्रचंडता उन दोनों नहीं थी जो आज है। तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कह रहा कि स्नान न हो, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कुंभ समाप्त हो गया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अब स्नान नहीं होना चाहिए। मेरा आशय है कि धर्म ये कहता है कि अन्यों की प्राणों की रक्षा के लिए हम ये तय करें कि किस तरह से हम अपनी चीजों को ठीक रख सकते हैं। बाबा बयान आया है कि कुंभ का जो योग है वो वर्ष 2022 तक है। मैं शुरू से कह रहा था कि वर्ष 2022 में कुंभ लगाया जाए, तो लेकिन कुछ संतों की हट की वजह से 2021 में हुआ। देखो ग्रह योग और मान्यताएं तो सर्वत्र हैं और उन सबका आदर करना चाहिए। 12 और 14 तारीख को कुंभ। तो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को आप सुन रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और अवधेशानंद गिरी ने भी कहा कि हम कुंभ समापन का ऐलान एकदम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट उन्होंने बोला कि कुंभ समापन की बात हमने और अखाड़ों ने नहीं की। निरंजनी अखाड़े ने भी कुंभ स्नान को समापन की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक चीजें हों, प्राणों की रक्षा धर्म भी कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक शाही स्नान बचा है, उसमें प्रतीक के रूप में स्नान हो जाए और बैरागी अखाड़े भी अब प्रायः स्नान करते हैं ऐसे में, और आने वाले स्नान में ख्याल रखा जाएगा कि प्रतीकात्मक चीजें हों। उन्होंने अपील भी की है सबसे कि व्यक्तिगत तौर पर मैं देश की रक्षा की अपील करता हूं। जो संत हैं उनका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन अब जब कुंभ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में अगर प्रतीकात्मक चीजें की जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगी, लोगों की जान भी बचेगी और आस्था का भी सम्मान बना रहेगा। और अब बात करते हैं लखनऊ की। नगर निगम आज सैनिटाइजेशन करा रहा है। अलीगंज, इंदिरा नगर और आलमबाग में सैनिटाइजेशन जारी है। 3 शिफ्टों में ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। फिलहाल अलीगंज इलाके में सैनिटाइजेशन जारी है, तो व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। अलीगंज, आलमबाग और इंदिरा नगर में इस वक्त ये पूरी जो ड्राइव है वो चल रही है। फिलहाल अलीगंज इलाके में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। 3 शिफ्टों में सैनिटाइजेशन हो रहा है। पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। आज ये अभियान अलीगंज से जो है शुरू किया गया है। अलीगंज में सर्वाधिक संक्रमण के केस निकले थे, इस वजह से यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन कैंपेन सबसे पहले शुरू कराया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत जो है 100 हैंडहेल्ड मशीनें जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके अलावा 30 ट्रैक्टर माउंटेड मैकेनाइज सिस्टम जो है आज रवाना किए गए हैं, जो अलीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसको सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराएंगे। इसमें लगभग 60,000 मकान और 6,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है आज सैनिटाइज कराया जाएगा। और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो 3 इलाके हैं जहां पर सैनिटाइजेशन चल रहा है, क्या यही वो सर्वाधिक प्रभावित इलाके हैं जहां से लखनऊ इस वक्त एपिक सेंटर बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल अलीगंज की अगर बात कर लें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर संक्रमण है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो वहीं पर संक्रमण है, फिर इंदिरा नगर और फिर गोमती नगर में भी संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है। और जिस तरीके से लगातार बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही बात अब लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में सामने लाई है। उनके अध्ययन में यही बात सामने आई है कि ये जो वायरस है, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसका जो म्यूटेशन है, ये वायरस कहीं ना कहीं एयरबॉर्न हो गया, यानी हवा में है ये। और पहले क्या था कि एक संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता था या फिर खांसता था तब उससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता था, लेकिन अब जो साइंस मैगजीन है उसने भी एक रिपोर्ट जो छापी है उसमें भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये हवा में है, हवा में ही तैरता है वायरस। तो इसीलिए अब वायरस कोई अगर हवा में तैर रहा है तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? तो सबसे बेहतर तरीका है सैनिटाइजेशन का। इसीलिए पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन के लिए संडे लॉकडाउन किया गया है पूरे प्रदेश को, और हर जिला शहर सब संडे को बंद रहेंगे। वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में तो ये सैनिटाइजेशन शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया। आज अलीगंज, इंदिरा नगर और जो इलाके हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम होगा। लेकिन
सरकार ने कल ये अनाउंस किया, पर लखनऊ के तमाम व्यापारियों ने इसे पहले ही स्वयं लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हम हजरतगंज में मौजूद हैं और यहाँ आप तस्वीर देखिए, सारी दुकानें बंद हैं, यानी कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है। व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब जान बचेगी तभी व्यापार हो पाएगा। और चाहे हजरतगंज की बात कर लें, अमीनाबाद की बात कर लें, कैसरबाग की बात कर लें, चौक के सर्राफा मार्केट की बात कर लें, चिकन मार्केट की बात कर लें, सभी मार्केट बंद हैं और सभी जगहों पर दुकानों पर ताले लगे हैं, क्योंकि व्यापारी खुद आगे आया और उसने ये कहा कि हम लॉकडाउन लगाएंगे। लखनऊ की जो स्थिति है, हर दिन 5,000 6,000 केस सामने आ रहे हैं। कल तो हद हो गई, कल तो 6500 से ज़्यादा मामले लखनऊ। बिल्कुल, तो सारे रिकॉर्ड्स कोरोना तोड़ रहा है और देखिए ग्राफ भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है। कोरोना का जो विस्फोट है वो किस कदर बढ़ा हुआ है और अनुभव लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने, वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और देखिए 72,330 मामले 1 अप्रैल को, फिर 81,466, 2 तारीख को, 3 तारीख को 89,000 और उसके बाद फिर मामला 1 लाख पहुंचा, 1.5 लाख पहुंचा और बीते 3 दिन से 2 लाख से ऊपर आंकड़ा कोरोना संक्रमण का पहुंच चुका है। तो फिलहाल लखनऊ की बात करें तो आज नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का अभियान चला रखा है और 3 जो इलाके हैं, अलीगंज, इंदिरानगर और आलमबाग, यहां पर सैनिटाइजेशन 3 शिफ्ट में चल रहा है। और ग्राफ की बात करें कोरोना संक्रमण के तो वो बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। और कन्नौज में बिना मास्क पहने बाहर घूमने वाले लोगों को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाई गई। उठक बैठक के बाद सभी को मास्क दिया गया, सभी से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की शपथ दिलाई गई। तो देखिए कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनको पहले पुलिस ने उठक बैठक करवाई और उसके बाद सभी को मास्क भी दिया गया और शपथ भी दिलवाई गई कि आप अब बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। और देखिए कुछ लोग तो इतने डरे हुए थे कि जब पुलिस ने मास्क दिया तो उसको माथे से लगाने लगे। तो ये डर ज़रूरी नहीं है लेकिन जिम्मेदारी ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से मास्क बांटा गया, तो ये जो युवक है ये अपने माथे से उसको लगाने लगा। तो इन लोगों से पहले उठक बैठक करवाई गई और उसके बाद मास्क दिया गया और मास्क देने के बाद कहा गया कि आप लोग घर जाइए लेकिन शपथ लीजिए कि आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। और लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,000 मामले सामने आए। 24 घंटे में 2,34,692 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में कोरोना ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज 2,34,692 केस सामने आए हैं। अगर हम कल की बात करें तो 2,17,000 केस सामने आए थे। वहीं 15 अप्रैल को 2,07,000 केस मिले थे। तो 3 दिन ये गुजर गए जिसमें लगातार जो आंकड़ा है 2 लाख से ऊपर जा रहा है और उस दौर में जा रहा है जब अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिक्कत है भारी। अभी उसका हालांकि ऑर्डर यूपी सरकार ने कर दिया है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बीच जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो अलग अलग शहरों से कब्रिस्तान और चिताओं की तस्वीरें आ रही हैं वो असल क्या कहानी बयां करती है। प्रशासन जो आंकड़े बताता है वो अलग हैं, लेकिन असल आंकड़े जमीन पर दिख रहे हैं, अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों के चेहरे में दिख रहे हैं और कब्रिस्तान और श्मशान में पहुंचती शवों से दिख रहे हैं। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल खाली कराए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और खाली हुए हॉस्टल्स के कमरों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के टीचर्स, स्टाफ, परिजन के साथ यहां पर आइसोलेट किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के 100 से अधिक कर्मचारी संक्रमित हैं और एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कदम उठाया है। बीआरओ डॉक्टर चितरंजन सिंह ने ये जानकारी दी है। तो जो विश्वविद्यालय है वहां पर हॉस्टल्स को खाली कराए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
खाली हुए हॉस्टल के कमरों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के टीचर्स स्टाफ परिजन के साथ आइसोलेट किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के 100 से अधिक कर्मचारी संक्रमित हैं। एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बात करते हैं आगरा की, जहां पर 7 निजी अस्पतालों को प्रशासन ने कोविड अस्पताल बना दिया है। श्री पारस हॉस्पिटल, भगवान टाकीज चौराहा, ब्लॉसम हॉस्पिटल खंदारी, जसवंत हॉस्पिटल न्यू आगरा, पल्स हॉस्पिटल लोहा मंडी और जेडी हॉस्पिटल ट्रांस यमुना कॉलोनी, नयति हॉस्पिटल हाईवे सिकंदरा और मूलचंद हॉस्पिटल हाईवे को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। तो बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए जो 7 निजी अस्पताल हैं उनको प्रशासन ने कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है, ताकि बढ़ते हुए मरीजों की संख्या जो है उसमें इन मरीजों को बेड मुहैया कराया जा सके। और सीधे रुक करते हैं आगरा का, नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से पिछले स्ट्रेन में आगरा ने झेला था, क्या उन्हीं चीजों से सबक लेते हुए एक ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि और अचानक अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कोई अस्पताल के गेट पर तड़प कर जान न दे? देखिए बिल्कुल, देखिए इस समय करीब 346 केसेस कल आए हैं, 1500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। तो ऐसे में अब बेड की कमी दिखने लगी और यही वजह है कि प्रशासन ने 7 नए जो निजी अस्पताल हैं उनको कोविड हॉस्पिटल की संज्ञा दी है। मेरे आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ जो आपको पारस हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, इसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। 7 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 3 अस्पताल जो निजी अस्पताल हैं, रामनाथ और प्रभा, राम रघु और रवि हॉस्पिटल, ये पहले से ही फंक्शनल हैं। तो 10 हॉस्पिटल इस समय आगरा में कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिए गए हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले से इलाज चल रहा है। जो पारस हॉस्पिटल के सामने आप शव वाहन देख रहे हैं, यानी सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक हॉस्पिटल के बाहर शव वाहन खड़ा हुआ है। यानी पारस हॉस्पिटल में अभी हाल ही में कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटे पहले किसी न किसी जो व्यक्ति की कोविड से मौत हुई है, इसलिए शव वाहन यहाँ आया हुआ है। इस बात की तस्दीक इस जो मॉर्चरी डेड बॉडी ले जाने वाले इस वाहन से नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयावहता है। ये पारस हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल है जिसने पिछले साल 10 से ज़्यादा ज़िलों में के लोगों में कोरोना फैलाया था, क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है और यहाँ से जो इलाज करके लोग गए उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। सुपर स्प्रेडर की भूमिका में रहा, लेकिन एक बार फिर से जिला प्रशासन ने इसको पारस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल की संज्ञा दी है। तर्क भी उनके ये हैं कि हम ये पिछली बार पूरी चुकी बीमारी बिल्कुल नई थी, ऐसे में वो उसको पता ही नहीं था पारस हॉस्पिटल के जो मालिक अरिंजा जैन को कि आखिर किस बीमारी को किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो एक लापरवाही रही थी। लेकिन और ऐसे में अब ज्यादा ही रहमत पारस हॉस्पिटल पर नहीं है प्रशासन की। हॉस्पिटल बनाया गया है और अब देखना ये देखिए, बिल्कुल इसको मेहरबानी कहा जाएगा पारस हॉस्पिटल पर, क्योंकि जो हॉस्पिटल जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में कोविड फैलाया, लगातार लोगों की मौत हुई, जिस पर मुकदमा पेंडेमिक एक्ट में लिखा गया, उसी पारस हॉस्पिटल को एक बार फिर से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ऐसे में जिलाधिकारी पीएन सिंह की कृपा आखिर क्यों पारस हॉस्पिटल पर बरस रही है? सीएमओ आरसी पांडे इतने ज्यादा, बिल्कुल कई सवाल है, लेकिन इन सब के बीच लोगों को सतर्क रहना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि अस्पताल जाने की नौबत आए ही ना। शुक्रिया नितिन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। पंचायत चुनाव के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 19 अप्रैल को 20 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर डीएम और एसपी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। और पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 19-20 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 21 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का बंटवारा होगा। 29 अप्रैल को 17 जिलों में चौथे चरण की वोटिंग की जाएगी। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है। 3 पूर्व सांसद, 2 एमएलसी, 36 मुतवल्ली के नाम शामिल हैं। वसीम रिजवी का वक्फ संपत्ति से नाम कट गया है। 20 अप्रैल को शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है। तो यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इनमें 3 पूर्व सांसद, 2 एमएलसी, 36 मुतवल्ली के नाम शामिल हैं। वसीम रिजवी का वक्फ संपत्ति से नाम काट दिया गया है। 20 अप्रैल को शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है। और बड़ी खबर, नोएडा प्रोजेक्ट लगाने के लिए 13 निवेशकों को जमीन देने की मंजूरी हुई है। कंपनियां नोएडा में 3870 करोड़ का निवेश करेंगी। 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1.99 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन को मंजूरी दी गई है।
तो ये कंपनियां निवेश करेंगी। 3870 करोड़ का निवेश होगा। 50,000 लगभग ऐसे लोग होंगे जिनको रोजगार मिल पाएगा इस निवेश के चलते, और जमीन का आवंटन भी कर दिया गया है। अयोध्या में रामनवमी सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस बार रामनवमी पर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अयोध्या के सभी बड़े संत महंत लोगों से अपील करके घर में ही भगवान की पूजा करने की अपील कर रहे हैं। बाहर के लोग रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आएंगे तो कोरोना वायरस का फैलाव हो सकता है, इसलिए सब अपने घर पर रहकर ही त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाएं। ये अयोध्या के संतों की तरफ से अपील की गई है। सादर जय सिया राम। हम लोगों को भी अपार कष्ट है कि आने वाला 2 वर्ष लगभग पिछले वर्ष भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव मनाने का जो भव्य दिव्य उत्सव होता था वो नहीं हो पाएगा ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे भीड़ में बचना चाहिए और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और नहीं तो घर में ही बने रहें। सब कुछ